वो मासूम थी और वो एक डेविल। लेकिन जब दोनों टकराएंगे तो कहानी प्यार की नहीं, तबाही की बनेगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, लड़की धड़ से रोते हुए बोली। वहीं उसके ऊपर एक आदमी था जो बिना रुके उसे जबरदस्ती चूमता जा रहा था। लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके फटे हुए कपड़े पास में ही पड़े हुए थे। उसके पैरों से खून बह रहा था और उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। वो आदमी उसके साथ जैसे खेल रहा था, उसे तकलीफ पहुंचाते जा रहा था। लड़की इतनी तकलीफ में थी कि अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रही थी। लेकिन वो आदमी जो उस पर हावी था अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे इस बात का कोई भी फिक्र नहीं थी कि लड़की किस दर्द से गुजर रही है। कई घंटे के बाद वो आदमी एक गहरी सांस लेकर लड़की के ऊपर से हट गया और पास ही घास पर लेट गया। ये एक छोटी सी झोपड़ी थी और बाहर अंधेरा धीरे धीरे फैलता जा रहा था। उस झोपड़ी में दो शरीर थे जो कुछ समय पहले एक दूसरे से अलग हुए थे। लड़की की हालत इतनी खराब थी कि वो लगभग बेजान सी लग रही थी, लेकिन मौत भी जैसे उस पर मेहरबान नहीं हो रही थी। उसके शरीर पर अब एक भी कपड़ा नहीं था, जबकि वो आदमी पूरे कपड़ों में था, सिर्फ उसकी बेल्ट के पास से गिरा हुआ था। उसके हाथों पर खून के निशान थे और लड़की के शरीर पर भी उसके गोरे बदन पर दांतों और नाखूनों के गहरे निशान थे। उसके होंठों पर भी काटने के निशान थे जिससे खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद थी। उसी समय वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और उसे अपनी छाती से लगाकर गहरी सांस लेने लगता है। लड़की मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाती है और उसे देखती है। फिर उसे याद आया कैसी उसकी जिंदगी एक दिन में पूरी तरीके से बदल गई। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था और अब क्या से क्या हो गया। उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ एक पल में छिन गया। और जब अपूर्वा सोचने लगी कि कुछ दिन पहले उसके साथ क्या हुआ था और कैसे वो इस हालत में यहाँ तक पहुंच गई। कुछ दिन पहले, और कितनी देर सोएगी अपूर्वा, उठ जा, कॉलेज भी तो जाना है तुझे। अपनी माँ की आवाज सुनकर अपूर्वा अपनी सुंदर आंखों को खोलती है और मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है। उठ गई मम्मा, अब सोने का नाटक कर रही थी। वह उठते हुए हंसते हुए बोलने लगती है। उसकी माँ गुस्से में कहती है, एक तो तेरे चाचा चाची सुबह से झगड़ा कर रहे हैं और तू है कि सोने की परी बनकर नाटक कर रही है। बहुत सिर पे चढ़ गई है तू। ये सुनकर अपूर्वा बोलती है, मम्मा अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं हमारे हाथ से। कुछ भी नहीं है, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने। काला जादू, जमीन हड़पने की कोशिश, हमें बदनाम करना, घर में क्लेश करवाना, पापा को भड़काना, इतना कुछ कर चुके हैं। उनकी वजह से तो आप भी कितना सहा है। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर। ना जाने भगवान उन्हें कब उनके कर्मों का फल देंगे। उसकी माँ ने थक कर कहा, अच्छा अच्छा छोड़ अब ये सब बातें, चल तैयार हो जा। वैसे भी सुबह से सिर दर्द कर रहा है तेरा चाचा चाची ने। ये सुनकर पूर्वा उठकर मुंह धोने के लिए चली जाती है सूट की ओर। और सामने एक बड़ा सुंदर घर था। इस घर में अंदर एक आदमी गुस्से में चारपाई पे बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी चाय लेकर आई और बोली, कब तक हम उन लोगों से सहते रहेंगे, बहुत हो गया। मुझे तो उसकी बेटी को देखकर गुस्सा आता है, आप कुछ करते क्यों नहीं। लड़की तस्करी करती जाती है ना, अब तो बिजनेस शुरू करने वाली है और हमारा बेटा खेतों में मजदूरी कर रहा है। सच में वहां उनकी लड़की तरक्की करती जा रही है, मैं नहीं देख पा रही हूँ।
ए जी, मैं नहीं देख पा रही हूँ उसे इतना ज्यादा आगे बढ़ते हुए, समझ रहे हैं ना? वो एक लड़की होके इतना आगे बढ़ी है। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ क्या करूँ। बहुत कोशिश कर चुका हूँ पर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसी वक्त कमरे में उसका साला अंदर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, एक काम करो, गुंडे भेज दो उसके पीछे और मर्डर करवा दो। ना रहेगा आदमी, ना बजेगी बांसुरी। ये सुनकर उसकी पत्नी सुप्रिया देवी चौंक जाती है और कहती है, भाई ये कैसी बात कर रहे हो, हम उसे कैसे मार सकते हैं? अमर यानी सुप्रिया का भाई बेपरवाही से बोलता है, जब इतना कुछ ट्राई कर ही लिया है तो ये भी कर लो, एक बार वो नहीं रहेगी तो सब खत्म। उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद धर्मपाल ठाकुर सामने की खिड़की के बाहर देखते हुए गंभीरता से कहता है, पर जो भी हो वो मेरी भतीजी है, मैं अपनी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर सुप्रिया देवी गुस्से में उठ खड़ी होती है और कहती है, ठीक है आप रहिए अपनी प्यारी भतीजी के साथ, मैं चाह रही हूँ अपने बच्चों को लेकर, और बहुत बर्दाश्त कर लिया अब और नहीं। धर्मपाल ठाकुर गुस्से में बड़बड़ाते हुए, ठीक है लेकिन गुंडे मिलेंगे कहाँ पर? इस पर अमर जूस पीते हुए शांति से कहता है, मैं जानता हूँ एक गैंगस्टर को, बहुत खतरनाक है, उसका नाम सुनकर लोग कांप जाते हैं, जहां भी काम लिया पूरा करके ही छोड़ता है, थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन काम पक्का हो जाएगा। ये सुनकर धर्मपाल ठाकुर ने पूछा, कौन है वो? अमर मुस्कुराते हुए बोलता है, अभियुक्त शेखावत। ये नाम सुनकर धर्मपाल ठाकुर मुस्कुराते हुए बोलते, कितने पैसे लगेंगे, आज ही काम निपटा देते हैं। अमर ने जवाब दिया, एक ही लड़की है तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए ही लगेंगे। ये सुनकर धर्मपाल ठाकुर थोड़ा हैरान होकर बोलते, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? अमर उसके पास आकर खड़ा हुआ और बोला, अरे मर्डर करने की बात है, लाश को छुपाना भी तो पड़ेगा, पुलिस का मामला होगा, इन सब झमेले को भी तो संभालना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने तो कम ही बोला है, वो इससे भी ज्यादा लेता है लेकिन मेरे कहने पर शायद काम कर ले। धर्मपाल ठाकुर गुस्से में कहने लगे, ठीक है बात करो उससे, आज हम चलेंगे। दूसरी तरफ एक बड़े से गांव में एक हवेली के गार्डन में एक आदमी अपने पैरों के ऊपर पैर रखकर बैठा हुआ था। वो बहुत हैंडसम था, काले कुर्ते, ब्लैक जीन्स में लिपटा हुआ, हाथों में मेहंदी कलर की रिस्ट वॉच और गले में सोने की चेन, और बाल अच्छे से सेट जेल में। उसके बाल सिल्की शाइनी और हल्के गोल्डन रंग के भी थे। उनकी गहरी काली आंखें और गोरा रंग उसे किसी हीरो से कम नहीं बना रहा था, बल्कि वो तो राजाओं की तरह बैठा हुआ था। उसके सामने आकर उसका खास आदमी रोहन खड़ा था। रोहन एक लड़की की तस्वीर शेखावत के सामने रखते बोलता है, बॉस ये लड़की है, वो लड़की जिसे मारना है, नाम है अपूर्वा ठाकुर, उम्र 23 साल, और कुछ दिन पहले ही जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किया है। अभियुक्त तस्वीर को देखते कहता है, मुझे इसे देखने की जरूरत नहीं, एक लड़की को मारने मैं जाऊं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। 2 आदमी भेज दो, बस एक लड़की ही तो है पिद्दी सी, क्या ही कर लेगी? ये सुनकर रोहन कहता है, इसके खुद के चाचा इसे मारना चाहते हैं और उन्होंने खासकर आपके पास जाकर इसे करने को बोला है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की है क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं, अब उन्होंने बोला है तो करना ही पड़ेगा। अभी गुस्से में कहता है, मेरे पास ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए वक्त नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, ये छोटी सी लड़की, इसे नहीं मार सकते हो तुम लोग, मुझे खुद जाना होगा। ये सुनकर रोहन कहता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, हमारी इज्जत का सवाल है, अगर हम पीछे हट जाते हैं तो ये लोग हमें कायर समझेंगे। अभियोग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, ठीक है मैं चलूंगा, पर जितना जल्दी हो सके इसे निपटाना है। ये बोलकर वो उठकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अपूर्वा का घर। अपूर्वा साड़ी पहनकर तैयार होती है, इस बात से अनजान कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं अपूर्वा की मम्मी खाना लाकर टेबल पर रखते हुए कहती हैं, आज कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? पता नहीं क्यों जी घबरा रहा है, अजीब सा लग रहा है। ये सुनकर अपूर्वा घड़ी पहनते हुए कहती है, मम्मा मैंने तो उठाया है, मैं तो सो रही हूँ।
आप ही ने तो उठाया ना, और कुछ दिन पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया है। अगर प्रोफेसर में नहीं गई तो फिर मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अभी मुझे जाना जरूरी है, और 2 दिन बाद तो संडे है, तब तो मैं घर पे ही रहूंगी। आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, फिक्र तो है मुझे बहुत ज्यादा। एक तो तेरे वो चाचा चाची पीछे पड़े हुए रहते हैं, ऊपर से ये समय भी अच्छा नहीं है। लड़कियों के साथ कितना गलत होता है आजकल के वक्त में। इतना बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार मुझे। अपूर्वा अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करते हुए कहती है, कुछ नहीं होगा मम्मी, लो मुझे खाना खिला दो, लेट हो रही हूँ। और बाबा खेत में चले गए क्या? ये सुनकर उसकी मम्मी कहती है, हाँ तेरे बाबा और तेरे भाई खेत पे गए हैं। ये सुनकर अपूर्वा अपना बैग उठाती है और सर पर एक छोटी सी काली बिंदी लगाकर कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ माँ। ये सुनकर उसकी मम्मी उसे देखती है। उसने नीले रंग की साड़ी पहनी जिस पर सूरजमुखी के फूलों का प्रिंट था, सफेद रंग में, जो काफी सुंदर लग रहा था। इसके साथ उसने हाफ स्लीव ब्लाउज पहना, बालों को जूड़े में बांध लिया और सर पर एक काली बिंदी हल्का सा लिप ग्लॉस करके बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी मम्मी अपनी आंखों से काजल निकालकर उसकी गर्दन के पीछे लगाते हुए कहती है, मेरी बच्ची, किसी की नजर न लग जाए तुझे, अच्छे से जाना। ये सुनकर अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है, फिक्र मत करो माँ। इतनी बात वो अपना हेलमेट लेकर स्कूटी से निकल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ लोग उसकी नजर रखे हुए थे। एक आदमी वहीं एक आदमी जो कुछ दूर से अपूर्वा को देख रहा था, और वो जैसे ही किसी को कॉल करके कहता है, वो निकल पड़ी है। इस दौरान काफी सारे आदमी उसके घर में घुस गए। अपूर्वा का भाई और पापा अभी भी खेत से लौटे थे, और घर में इतने सारे लोगों को देखकर वो सब हैरान थे। अपूर्वा की मम्मी कहती है, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन जब उन्होंने उसके हाथों में बंदूक देखी तो तीनों डर जाते हैं। दूसरी तरफ अपूर्वा कॉलेज से निकल पड़ी थी, ध्यान से स्कूटी चलाते हुए जा रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजता है, जिसे देखकर वो गाड़ी को साइड में पेड़ के पास रोक देती है और अपने आसपास देखती है तो उसे कुछ सामने से आदमी नजर आते हैं, जिसे देखकर उसे अजीब लगता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए अपना फोन उठा लेती है। फोन पर उसकी मम्मी घबराते हुए कहती है, वो तुझे मारना चाहते हैं, तेरे पीछे गुंडे पड़े हुए, भाग जा यहाँ से, कॉलेज मत जाना, भाग जा। ये सुनकर अपूर्वा हैरान हो जाती है और कुछ कहने की वाली थी कि फोन कट जाता है। डर की वजह से उसके चेहरे पर पसीना आता और वो बार बार फोन करने की कोशिश करती, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो चुका था। डर के मारे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे सामने से एक काली जीप आते हुए नजर आती। वो समझ जाती कि ये वही लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो तुरंत स्कूटी चलाती और काफी तेजी से वहां से भागने लगती। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या अब अपूर्वा बच पाएगी, या फिर अभियुक्त उसे जान से मार डालेगा? और क्यों अपूर्वा के अपने ही चाचा उसे मारना चाहते थे? क्या होगा जब अपूर्वा को इन सब बातों का पता चलेगा? क्या आज अपूर्वा का आखिरी दिन होगा? इस दुनिया में क्या होगा जब अभियुक्त अपूर्वा को पकड़ लेगा? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी। तो गाइस, ये है मेरी न्यू स्टोरी। आई थिंक आपको मेरी पुरानी कहानियां जिस तरह से पसंद आई, और जितने लोगों ने उन कहानियों को नहीं ज्यादा ध्यान दिया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सारी कहानियां बेहतरीन तरीके से बनाऊं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तभी मैं इस कहानी का अगला एपिसोड दूंगी आपको। चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय।